चलिए बेटा, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी, जय भारत, राधा स्वामी। पिछला लेक्चर एकदम से बंद हो गया था। मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ। हमारे कैमरामैन जी कैमरा बंद करके भाग गए थे। मेरे को फोन आया कि मेरे को लड़की वाले देखने आए थे। तो बेटा ऐसे थोड़ी होता है कैमरामैन जी, ऐसे थोड़ी होता है। हम बच्चों को बच्चे बेचारे देख रहे थे, वो एकदम चुप करके। ठीक है जी, आज बड़ी मुश्किल से लेके आया हूं मैं कैमरामैन को अपने को घर से उठा के। समा देख रहे हो आप, 1 बज गए हैं। ठीक है जी, ज्यादा बात नहीं करेंगे, शुरू करेंगे वहां से जहां से हमने टॉपिक छोड़ा था। फॉरेन एक्सचेंज पार्ट 1। टॉपिक्स कौन कौन से कवर किए, टॉपिक्स देख लेते हैं जी। टॉपिक्स हमने कवर किए जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन, ठीक है जी। उसके बाद सोर्सेज ऑफ डिमांड, मेरे को फॉरेन एक्सचेंज क्यों क्यों चाहिए। उसके बाद सोर्सेज ऑफ सप्लाई, मेरे को फॉरेन एक्सचेंज कब कब मिलेगा। और लास्ट टॉपिक, जब वीडियो रुकी थी तो क्या चल रहा था, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब पप्पू का एग्जांपल दिया था कि पप्पू बोलता है मैंने 58 रुपए का डॉलर लेना है, लेकिन बेचने वाला जो है वो कहता मैं 70 रुपए का बेचूंगा। फिर दोनों की एक म्यूचुअल ट्रांजैक्शन जो प्राइस डिसाइड हो जाता है 65 रुपए डिसाइड हो जाता है, जिसका क्या मतलब है भी, डिमांड और सप्लाई यहाँ पे मीट कर गई, तो ये आ गया इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे हम, आगे चलेंगे हम। ठीक है जी। सो टॉपिक का नाम है जी इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई के चेंज होने से फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे चेंज होगा। देखो +1 में हमने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर हमारा था जो था परफेक्ट कंपटीशन में, प्राइस चेंज का इफेक्ट। जब डिमांड बढ़ जाती है, सर क्या बोल रहे हो आप, सर आप क्या बोल रहे हो, मेरी बात सुनो। सपोज कीजिए ये जो है गुड्स है, 5 गुड्स हैं। ठीक है जी, 5 चीजें हैं। ये क्या है बेटा, ये चॉकलेट है, ये बर्गर भी है, ये नहीं ये वाले, ये चॉकलेट बर्गर समोसा जो भी है, ये गुड्स हैं। अच्छा, मैं कहूं अगर खरीदने वाले भी 5 हैं और चीजें भी 5 हैं, तो क्या कोई दिक्कत नहीं, सब अपना अपना एक लेके घर पे चले जाएंगे। लेकिन अगर खरीदने वाले 6, 7, 8, 9, 1,80,00,985 हो गए, मतलब खरीदने वाले बढ़ गए, तो क्या होगा, तो सर आधे लोगों को मिलेगी नहीं। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा बोली लगेगी चीजों की। बोली पंजाबी में बोली बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बिडिंग। हाँ, बिडिंग होगी ना चीजों की। जब खरीदने वाले 8-9 हैं और बेचने वाली चीजें 4-5 है, तो इससे क्या होगा, इससे चीजों की जो है ऑक्शन होगी, यानी प्राइस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है ना। हाँ चलिए, वही चीज है। अब हम इसे डायग्रामेटिकली देखेंगे डायग्रामेटिकली देखेंगे। ठीक है जी। कहते हैं इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज के रेट पे, डॉलर के रेट पे डिमांड या सप्लाई का क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले आओ जी, पहले आ गया इंक्रीज इन डिमांड। चलो हम क्या करेंगे, हम पहले इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। सर आपके पास तो स्केल बहुत अच्छा है बेटा, क्या करूं, मैं सीए हूं, मेरा सब कुछ अच्छा है, आप भी सीए बनो। ठीक है जी, तभी तो आपको इतना बोलता हूं कि पढ़ा करो। चलो जी, ऐसे करेंगे। ये बन गया सप्लाई, ये बन गया डिमांड, ये हो गया जी यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम। क्या हो गया जी, इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, लोकेट करेंगे इसे एस और इसे डी। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इंक्रीज इन डिमांड। बेटा डिमांड +1 में कैसे, +1 में पढ़ा था डिमांड कब बढ़ेगी, राइट वर्ड होगी। सो ये जो डिमांड कर्व है, क्या मैं इसे ऐसे बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा जी, बिल्कुल। तो ये D1 होगी। अच्छा, ये पहले का प्राइस था, ये पहले की क्वांटिटी थी। अब ये जो नया D1 है, यानी कि इससे क्या होगा, ये वाला, ये D1 और सप्लाई कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नया वाला D1 और पुरानी वाली सप्लाई कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर ये कर रहे हैं इस पॉइंट पे। सो इस पॉइंट को क्या मैं नाम दूंगा, इस पॉइंट को मैं E1 नाम दे दूं, इस पॉइंट को क्या नाम दूं, इस पॉइंट को E1 नाम दूं। सो ये हो गया हमारा E1 और ये हो गया हमारा P1, यानी कि प्राइस P से P1 हो गया, P1 मतलब ऊपर चले गया। सपोज कीजिए पहले अगर 60 था, अब 62 हो गया। समझ गए, मतलब जब डिमांड बढ़ी
चीजों की बोली लगती है और उससे क्या होता है, उससे प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है जी, वही बातें जो हमने एग्जांपल के साथ की थी वही ये डायग्रामेटिकली। आइए देखते हैं। कहते इन द गिवन डायग्राम डीडी इज इनिशियल डिमांड कर, इसको डी बोल दीजिए, डीडी बोल दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, एंड एसएस इज सप्लाई कर, फिर हमने सप्लाई कर बनाया। ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जो था ये ई पॉइंट था। द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस टू D1, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कहां इंक्रीज होगी, डी से D1 चलेगी। एंड शिफ्ट राइटवर्ड, और राइटवर्ड शिफ्ट होगी। ओइंग टू इंक्रीज इन डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम Q टू Q1, कहते डिमांड के बढ़ने से क्वांटिटी Q से Q1 हो गई। और एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस फ्रॉम P टू P1। ठीक है जी, यानी कि कॉज आ गया हमारा इंक्रीज इन डिमांड, इफेक्ट आ गया इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी। सो बेटा मैं क्या बोल रहा था, कहने का भाव क्या है, कभी भी आपको पेपर में पूछ लिया जाता है, आपको बॉक्स में रिप्रेजेंट करनी है सारी चीजें। ठीक है ना, जैसे ये देखो, ये मैंने बॉक्स में कॉज इफेक्ट, इससे होगा कुछ नहीं। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर ही मिलेगा। ऐसे मत सोचना 2-3 दे देंगे, वो नहीं, बट एक कहीं ना कहीं चेक करने में आसान हो जाता है। और पेपर जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन में आपको आपका टीचर के मन में आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, अब जैसे बहुत ज्यादा बच्चे बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे वो डिमांड कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की। आपने जब बाहर जाना है, आपने जब कनाडा जाना है, तो आप क्या जो आपकी फीस है आप डॉलर में भर के जा रहे हो, अब साथ में डॉलर भी लेके जा रहे हो वहां पे चाय पानी पीने के लिए, जीआईसी भर के जा रहे हो। इससे क्या, इससे आप डॉलर डिमांड कर रहे हो, है ना। जब आप डॉलर डिमांड कर रहे हो, इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण दिन बे दिन या डे बाय डे जो प्राइस है डॉलर का वो बढ़ रहा है। यानी कि समझ रहे हो, अब डॉलर क्यों, रुपी क्यों गिर रहा है, आपके कारण गिर रहा है बेटा, क्योंकि आपने बाहर जाना है। ठीक है, अब आप जब बाहर जाओगे वो और गिरेगा, जब आपके बच्चे बाहर जाएंगे वो फिर और गिरेगा। ठीक है, इसलिए क्या करना है, इसलिए आपने जब भी अब्रॉड जाना है, जब भी बाहर जाना है, आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रुपी जो इंडिया में, डॉलर इंडिया में भेजना है, ताकि जो जितना रुपी को आपने गिराया था उतना रुपी वापस आप उठा दो। ये आपका फर्ज है, नहीं तो आपको जैसे पंजाबी में बोलते हैं कीड़े पड़ेंगे, वो काम होगा आपके साथ। चलिए जी, सो इंक्रीज इन डिमांड के बाद आ गया जी डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, किसी चीज की डिमांड घट जाएगी तो इससे उसका क्या होगा, इससे उसका प्राइस घटेगा। सर मतलब सपोज कीजिए ये जो चीजें हैं 3, लेकिन इसको खरीदने वाले हैं 2, चिंकी और मिंकी। 3 चीजों को खरीदने वाले 2, क्या होगा, प्राइस कम होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये बोलेंगे नहीं, जहां पे जिस सेलर से हमें सस्ता मिल रहा है हम वहीं से लेंगे, क्योंकि एक ना एक का सामान तो बचना ही है, किसी का भी बच जाए। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हर एक सेलर अपने प्राइस को नीचे गिरेगा, ताकि जो उसकी वो जो सेल कर सके अपने प्रोडक्ट को, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में हमने क्या चीज देखा अभी, डिमांड कम होने से प्राइस जो है कम होगा। अच्छा, आगे देखो जी, इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। चलिए क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। सर वैसे सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, सुंदर बना देते हैं जी। बेटा जितना सुंदर मैं हूं उतना ही सुंदर मैं डायग्राम बनाता हूं। हंसना नहीं, हमारे दोनों कैमरामैन हंसने लग गए कि आप सुंदर हो, इतना सुंदर तो हूं बेटा मैं। आप मेरे को जानते नहीं हो कि मैं कितना सुंदर हूं। मैं इतना सुंदर हूं कि क्या बोलूं, मैं कितना सुंदर हूं। चलिए जी, ये हमारी बनी डिमांड, ये बन गई हमारी सप्लाई, ये बन गई हमारी सप्लाई, ये हो गए इंटरसेक्ट, ये आ गया जी ई फॉर इक्विलिब्रियम, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस। अच्छा, सो ये इक्विलिब्रियम बना, नॉर्मल इक्विलिब्रियम बना। हाँ जी, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिमांड को कम करेंगे, डिमांड को कम करेंगे, यानी नई वाली डिमांड, इसका रंग बदलेंगे, इसका रंग बदलेंगे, टैं 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 टैं, ये बदल गया रंग जी इसका। ये हो गया हमारी डिमांड डिक्रीज, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्योंकि डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई, इससे क्या होगा, इससे प्राइस जो है कम होएगा। यानी नई डिमांड और पुरानी सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना बेटा। ये देखिए, ये नई डिमांड है और ये पुरानी सप्लाई है ना, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या हुआ, इसका प्राइस कम हुआ और इसकी क्वांटिटी भी कम हुई, यानी कि प्राइस भी कम और क्वांटिटी भी कम। डिमांड कम तो प्राइस कम।
चलिए जी, डिक्रीज इन डिमांड दोबारा से थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, हाँ जी। कहते हैं इन द गिवन डायग्राम डीडी इज इनिशियल डिमांड कर्व एंड एसएस इज इनिशियल सप्लाई कर्व। डीडी पुराने वाला डिमांड कर्व है और एसएस जो है पुराने वाला सप्लाई कर्व है, ठीक है जी। ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है बिफोर एनी चेंज इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट के चेंज होने से पहले का इक्विलिब्रियम है ये। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेस टू D1, जो डिमांड है वो कम होकर D1 पे आ गई एंड शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड, लेफ्ट हो गई, ठीक है जी। लेफ्ट इधर लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गई, चलो। Owing to decrease in demand, the quantity demanded decrease from Q to Q1 and demand for price for यहाँ पे प्राइस आएगा, प्राइस फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज फ्रॉम P to P1, ठीक है जी। डिमांड कम होकर D1 होगी, प्राइस कम होकर P1 हो गया। फिर से वही लिखा है जी, क्या लिखा है, फिर से लिखा है जी हम, कॉज क्या था, डिक्रीज इन डिमांड, और इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फिर डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है जी। चलिए, अब जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने बोला था ये डायग्राम जो मैं है अपनी शक्ल जैसा सुंदर बनाऊंगा। अब देखो कितना सुंदर बना डायग्राम। तो मेरे पहले दोनों कैमरामैन हंस रहे थे कि आप अपनी शक्ल, आपकी शक्ल इतनी सुंदर है ना। अब देखिए अब ये डायग्राम कितना सुंदर बना है, ठीक है ना, ऐसी बेटा मेरी शक्ल है। चलिए जी, आगे आगे जी, इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई क्या होती है, सप्ली है कि सप्लाई बेटा, सर सप्लाई है, ठीक है जी। सप्लाई मतलब बेचना। अब सपोज कीजिए यहां पे जो है यहां पे सप्लाई ज्यादा हो जाती है, यानी कि खरीदने वाले जो हैं 4 हैं और बेचने वाले जो हैं 5 हैं। खरीदने वाले 4, बेचने वाले 5। इससे क्या होगा बेटा, सपोज करो कोई सब्जी है, सब्जी की रेडियां 5 हैं और लेकिन वो सब्जी खरीदने वाले 4 हैं। इससे क्या होगा, इससे वो आवाज लगाएंगे ऊंची, है ना, भी 20 रुपए किलो, दूसरा बोलेगा 19 रुपए किलो, तीसरा बोलेगा 18 रुपए किलो। यानी कहने का भाव क्या है, जब सप्लायर ज्यादा होंगे, सेलर ज्यादा होंगे, तो प्राइस क्या होगा कि प्राइस कम होगा, ठीक है जी। ये वही चीज हम इससे देखेंगे। अच्छा, सो फिर से क्या करेंगे, फिर से डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसा बनाएंगे, नहीं अब नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि चलिए, ये बन गई डिमांड, ये बन गई डिमांड, ये बन गई सप्लाई, ये बन गया हमारा ई से एलिफेंट नहीं बेटा, ई से इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये बन गई प्राइस, ये बन गया क्वांटिटी, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब सप्लाई बढ़ानी है। सप्लाई बढ़ाएंगे, लाल रंग से बढ़ाएंगे, लाल रंग से जो है सप्लाई बढ़ा दी गई है। देखिए सप्लाई इंक्रीज होगी। अब जो है अब क्या हुआ, पुरानी डिमांड और नई वाली सप्लाई, पुरानी डिमांड और नई वाली सप्लाई कहां पे इंटरसेक्ट की, यहां पे इंटरसेक्ट करी। अब बन गया जी P1 और ये बन गया Q1, यानी प्राइस क्या हो गया, प्राइस कम हो गया और क्वांटिटी जो है क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है जी। इन द गिवन डायग्राम DD इज डिमांड कर्व एंड SS इज सप्लाई कर्व, इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिफोर एनी चेंज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस फ्रॉम S to S1, S से बढ़ के S1 हो गई एंड शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट होगी एंड द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम Q to Q1, प्राइस ऑफ फॉरेक्स डिक्रीजेस फ्रॉम P to P1। कॉज क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई, इफेक्ट क्या है, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और एक मिनट, कॉज है इंक्रीज इन सप्लाई, हाँ, इफेक्ट है इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है जी। चलिए आगे भी यही टॉपिक है। कहाँ है टॉपिक, टॉपिक तो कहाँ है, ये वाला डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कम हो गई, बेचने वाले बंदे कम हो गए, यानी खरीदने वाले जो थे 3 थे, बेचने वाला तो 2 थे। इससे क्या होगा, इससे प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, सो इसका डायग्राम आप खुद से बनाओगे, रफ बना के दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये मेरी शक्ल जैसा नहीं होगा क्योंकि ये रफ बना रहा हूं मैं, ठीक है जी। हाँ, कैमरामैन जी बोल रहे सर यही तो आपकी शक्ल जैसा है, ठीक है। हमारे कैमरामैन बड़े शरारती हैं, कभी 2 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं और कभी 1 भी नहीं आता। 10-10 दिन 1 भी कैमरामैन नहीं आता। आज तीन जो है मेरे सामने मेरे को गाइड करने के लिए खड़े हैं। चलिए जी, हाँ, सो मैं कहा था डिक्रीज इन सप्लाई पहले प्राइस ये है, सप्लाई कम कर दी जाएगी, नहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा P से P1, ठीक है जी। आप ऐसे बढ़ाओगे। चलिए अगला टॉपिक आ गया जी। अगला टॉपिक बेहद 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 ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने डेप्रिसिएशन का नाम बोला
आपके कानून में अकाउंट्स के घोड़े दौड़ने लगे, है ना। वही डेप्रिसिएशन है बेटा, ये डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अच्छा, मतलब क्या है बेटा, सरल भाषा में बोला जाता है रुपये गिर गया, पर कहां पे गिरा, आपको कहीं मिला गिरा हुआ? नहीं मिला ना। मतलब क्या है उसका, डॉलर के मुकाबले रुपये गिर गया, डॉलर के मुकाबले रुपये गिर गया, ठीक है जी। यानी कि सपोज कीजिए पहले $1 जो था 65 का था, अब $1 जो है 60 रुपए का हो गया। कौन गिरा इसमें? सर गिरा तो कोई भी नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको 70 का लेंगे, 70 का लेंगे, 70 का। पहले $1 65 का था और अब $1 जो है 70 रुपए का हो गया। चलिए सर, मतलब एक सपोज कीजिए, पहले बाहर से कनाडा से कोई बंदा आता था इंडिया में $1 लेके, कनाडा से कोई बंदा आता था $1 लेके, वो क्या करता था, वो इंडिया के किसी बंदे के 65 थप्पड़ मारता था, कहता ये ले $1 और चले जाता था। अब वो $1 लेके आ रहा है, वो 70 थप्पड़ मार रहा है हमारे इंडिया के एक बंदे के। सब अब बताओ, अब इंडिया रुपये गिरा कि नहीं गिरा? गिरा। किसके मुकाबले गिरा? डॉलर के मुकाबले गिरा। सो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, हमारी परचेजिंग पावर का कम होना। यानी पहले $1 से 65 रुपए की चीज लेके जाता था, अब वो $1 से 70 रुपए की चीज लेके जा रहा है, शान से अपनी मूछें ऐसे करके। सर कनाडा के बंदों की मूछें नहीं होते बेटा, मान लो, मानने में क्या जाता है, ठीक है ना, ये चीज है। सो इसको बोलेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है ना, हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन होगी। या बोलेंगे एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी उनकी करेंसी की पंजाबी में जैसे बोलते हैं चढ़ाई होगी, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है जी। सो मतलब क्या है, मतलब हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर का कम होना, ठीक है जी। चलिए स्केल को वापस करेंगे, स्केल वापस कर दिया मैंने अपने स्टेशनरी वाले के पास। डेप्रिसिएशन, इट इज अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट इंप्लाइज मोर रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाय अ डॉलर और लेस डॉलर आर रिक्वायर्ड टू बाय अ रुपी, ठीक है ना। पहले डॉलर 60 का दिखाएगा और 70 का दिखाएगा। देखो रट्टा नहीं लगाना इसका, हाँ आप रट्टा लगा लोगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है जी, डेप्रिसिएशन का मतलब है रुपी सस्ता होना। अगर पेपर में ऐसे आ गया डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी आ गया, मतलब हमारी ये वाला, यानी हमारी करेंसी की एप्रिसिएशन होगी। सो मैं वही बात आपको बोल रहा हूं, चीजों का रट्टा नहीं लगाना। पेपर में 2 मिनट सोच, पेपर में अगर क्वेश्चन आए 2 मिनट का समय लेके सोच लेना भी, पहले वो इतने थप्पड़ मार रहा था, फिर वो इतने थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कम हुई, हमारी वैल्यू ज्यादा, ठीक है। आराम से चीजों को करना है, 3 घंटे का पेपर होगा, कोई इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। एप्रिसिएशन क्या होगी, इट इज सिचुएशन ऑफ फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट इंप्लाइज दैट लेस रुपीज आर रिक्वायर्ड टू डॉलर और मोर डॉलर्स आर रिक्वायर्ड टू बाय अ रुपी, ठीक है जी। इफेक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, रट्टा नहीं लगाएंगे, किसी भी चीज का रट्टा नहीं लगाएंगे हम, इसको पढ़ेंगे। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना। हमारी करेंसी की एप्रिसिएशन का क्या फायदा हो गया, अर्जुन 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 अर्जुन, हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी। मतलब पहले डॉलर जो है 70 रुपए का था, अब डॉलर जो है 60 रुपए का हो गया। अच्छा, इससे बताइए, इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट मतलब बेटा बाहर भेजना, इंपोर्ट मतलब बाहर से मंगाना, ठीक है। डॉलर पहले 70 का था, डॉलर पहले 70 का था, यानी कि बाहर वाले जो बंदे थे, अगर वो इंडिया से कोई चीज मंगाते थे $1 की, मेरी बात ध्यान से सुनना है, ये है कनाडा वाले बंदे, कनाडा वाले बंदे, ये है इंडिया वाले बंदे या बंदियां, ठीक है। पहले ये जो कनाडा वाले $1 से कनाडा वाले इंडिया से कुछ मंगाते थे, तो कितने रुपए का माल जाता था, 70 रुपए का। सही बात है, क्योंकि पहले $1 70 का था, पहले $1 देके वो 70 रुपए की टॉफीज मंगा लिया करते थे। अच्छा, लेकिन अब $1 देके वो सिर्फ 60 रुपए की ही मंगा पा रहे हैं। ये बात समझ रहे हो, यानी कि पहले वो 70 रुपए का सामान मंगा लेते थे अपने एक नोट के, $1 के वैल्यू से, अब वो सिर्फ 60 रुपए का मंगा पा रहे हैं। सो इससे क्या होगा, इससे वो मंगाना कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, है ना। अच्छा, सो इंडिया के लिए ये क्या था, जब इंडिया से सामान बाहर जा रहा था, एक्सपोर्ट,
एक्सपोर्ट की क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। समझ गई बात। अच्छा, दूसरा पैरेलल एग्जांपल लेंगे, नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। सो मैं क्या बोल रहा था, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई यार। पहले वो कहते थे लो जी $1 ₹70 की टॉफी उनको मिल जाती थी, अब $1 के बदले ₹60 की टॉफी मिल रही है। अगर अब मेरी एक बात सुनो, अगर आपको कोई चीज महंगी मिलती है तो प्राइस जब बढ़ जाता है, आप क्या करोगे, आप डिमांड कम कर दोगे ना, तो वही काम वो कर रहे हैं। सो एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ठीक है जी, वापिस देखेंगे इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट या इंक्रीज इन इंपोर्ट। ठीक है जी। अच्छा, यही चीज है, रट्टा किसी भी चीज का नहीं लगाना। बस एक मेरी जो है आपसे रिक्वेस्ट है या दरखास्त है। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया जी, पहले डॉलर था जो 80 का था, अब डॉलर जो है 100 का हो गया, सपोज कीजिए। अच्छा, पहले वो $1 से ₹80 की टॉफी मंगा लेते थे, अब $1 से ₹100 की टॉफी मंगा रहे हैं। वो तो कहेंगे बेटा बहुत अच्छी बात है, इसलिए वो क्या करेंगे, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा टॉफी मंगाएंगे। मतलब क्या है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो है बढ़ जाएगा। ठीक है जी, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन इंपोर्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट या डिक्रीज इन इंपोर्ट। ठीक है बेटा, कोई चीज नहीं समझ आती ना, पॉज करके पीछे जाके फिर से दोबारा से चीज को देख लिया करो। मैं भी एक हद तक रिपीट कर सकता हूं, मैं भी किसी चीज को ज्यादा टाइम नहीं स्ट्रेच आउट कर सकता। क्यों? क्योंकि बाकी चीजों को भी देखना होता है। ऐसे नहीं है कि सभी को नहीं पहली बार में समझ आएगी, है ना। सो इसलिए मैं आपको ये चीज बोलता हूँ, कहीं अगर कोई आपको पॉइंट है, किसी चीज की दिक्कत लगे तो आप पॉज कीजिए, वापस जाइए, वहां से देखिए। चलिए, अच्छा, अब ये जो 60 से 70 हुआ या 70 से 80 हुआ या 80 से 100 हुआ, ये क्यों हुआ? क्या सुबह उठ के हमारे ऑफिशियल्स का दिल करा, क्या मोदी जी का दिल करा, हे हेलो फाइनेंस मिनिस्टर आज इसे 80 का कर दो, चलो कल 85 का कर दो, 90 का कर दो? नहीं ना, कोई रीजन होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है जो आपको पहले आपने पढ़े हैं, डिमांड का बढ़ना, सप्लाई का बढ़ना, किसी में प्राइस बढ़ा, किसी में घटा, है ना। मतलब कहने का भाव क्या है, ये जो 60 से 70, 70 से 80 हुआ, ये क्यों हुआ? ये डिमांड या सप्लाई के चेंज होने के कारण। अच्छा, यानी ये तो था फ्री फ्लो ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट में जो फ्री फ्लो है उसके कारण। ठीक है जी, मतलब जब भी डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गया, जब भी जब भी डिमांड कम हुई तो प्राइस कम हो गया, एंड सप्लाई का भी सेम चीज था। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर आपको थोड़ी बहुत हर्षद मेहता स्कैम की नॉलेज हो। नहीं सर, हम ऐसी चीजें नहीं देखते, हमारे मम्मा पापा ने मना किया कि स्कैम के बारे में देखना क्या, सुनना भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज आपको स्कैम नहीं करना सिखाऊंगा। पिछले लेक्चर में सट्टा लगाना सिखाया था, आज मैं आपको स्कैम करना सिखाऊंगा। सर स्कैम करना सिखाओगे? जी मैं स्कैम करना सिखाऊंगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं था उसमें। डिमांड सप्लाई से चीजों को खेला गया। देखिए, सपोज कीजिए मैं बोलूं कि ये क्या है, ये सर एक बड़े अंडे में इतने छोटे छोटे अंडे हैं। नहीं, अंडे नहीं है बेटा, ये सर्कल है छोटे छोटे, ये है हमारे डॉलर, ये है हमारे डॉलर। ठीक है, डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में, डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी उसका प्राइस क्या होगा? उसका प्राइस कम होगा। मैं बोल दूं डॉलर की सप्लाई ज्यादा है, सो इसका प्राइस कम होगा। सपोज कीजिए 50 रुपए है इसका प्राइस। चलिए जी, आज मैंने क्या किया, आज मैंने अपने पैसों से जो है मार्केट से डॉलर परचेज कर लिए, यानी कि मार्केट से डॉलर निकाल लिए। ठीक है जी, इससे क्या होगा, इससे जो है डॉलर बाजार में कम हो गए। अच्छा, क्योंकि अब डॉलर बाजार में कम हो गए, सप्लाई इसकी कम होगी, सप्लाई इसकी कम होगी, प्राइस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी सर, प्राइस ज्यादा होगा, प्राइस हो गया 55 हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने सेल कर दिए, है ना। अब मैंने जो है 55 पे सेल कर दी, यानी 50 पे खरीदे, जब बाजार से सभी डॉलर खत्म हो गए, सभी डॉलर बिक गए, तो मैंने 55 पे आप ही सेल कर दिया। इसको ब्लैक मार्केटिंग बोलिए, स्पेकुलेशन बोलिए, जो मर्जी बोलिए ना। सिंपल एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिमांड सप्लाई को अगर हम फ्रीली छोड़ देते हैं मार्केट में, जैसे आप छोटे होते थे, आपको जब आपके मम्मी पापा मेले में लेके जाते थे, तो जब आपको फ्रीली छोड़ देते थे, आप कभी जो खाने वाली चीज नहीं होती थी आप उसको भी जिद करते थे कि मैं ये भी खाऊंगा, है ना। जो घर पे ले जाने वाली चीज नहीं होती थी उसको भी जिद करते थे मैं ये भी घर पे लेके जाऊंगा, है ना। वही जो है, वैसे ही अगर हम डिमांड सप्लाई को फ्रीली घूमने के लिए छोड़ देंगे तो वो क्या, वो जिद करेंगे, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो हो नहीं पाएगा। सर कैसी बातें? हर्षद मेहता स्कैम में क्या हुआ था, उन्होंने एकदम डिमांड कर ली चीजों की, और जब उनके पास स्टॉक इकट्ठा हो गया, मार्केट में डिमांड कम होगी, तो एकदम से प्राइस बढ़ गए। यानी कि जो जिनके पास करोड़ों रुपए है वो फिर तो ऐसे करते रह जाएंगे, वो तो फिर देश के बाकी लोगों को चीट करते रह जाएंगे। सर मतलब मैं आपको बोलूंगा कि
वो क्या करेंगे, वो अपने 10, 12, 15 लाख करोड़ रुपए से डॉलर खरीद के जब प्राइस बढ़ जाया करेगा सेल कर देंगे, उसमें आपको या मुझको दिक्कत होगी ना, क्योंकि कल आप मार्केट में खरीदने गए, आपने किसी के साथ इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन किया 50 रुपए में, आज उसने क्या किया, उस 15 करोड़ वाले बंदे ने सारा डॉलर बाजार से निकाल लिया। तो बाजार से निकाल लिया, बाजार में डॉलर है नहीं, आपने 50 रुपए की ट्रांजैक्शन एंटर की, तो आज जाके आप मार्केट में देख रहे हो रेट क्या है 55 रुपए, तो बेटा ऐसे तो काम गलत हो जाएगा ना। इस करके फ्रीली नहीं छोड़ा जाता, जैसे आपको मेले में फ्रीली फिर से छोड़ा नहीं गया था, ऐसे ही जो है डिमांड सप्लाई की ट्रांजैक्शन को जो है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस में एंटायरली नहीं छोड़ा जाता। तो क्या किया जाता है, तो एक सरकार की इंटरवेंशन होती है, ठीक है जी। सर इसका स्टॉक मार्केट से भी लिंक करेंगे हम, अगर आपको नॉलेज है या आपके घर पे किसी को नॉलेज है। स्टॉक मार्केट में एक सर्किट होता है, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। उसका मतलब क्या होता है कि अगर आज शेयर 100 रुपए का है तो कम से कम वो 90 का, या ज्यादा से ज्यादा वो एक दिन में 110 रुपए का जा सकता है, 5 या 10% मूव कर सकता है, उससे ज्यादा मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। वही चीज जो है हमारी फॉरेक्स में आती है कि सरकार कुछ ना कुछ इंटरवेयर करके एक लिमिट लगा देती है, ठीक है जी। इसके 3 से 4 टॉपिक है, तीनों हम इस बेस पे कवर करेंगे। बेटा मेरे को शौक नहीं है फ्री का ज्ञान बांटने का, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं। अगर आप सोचते हो कि इतने कंसेप्ट से हमने क्या लेना देना, बट जिंदगी में ये चीजें बहुत काम आएंगी। अब सीबीएसई नहीं रहा, अब सीबीएसई आपको आपकी रट्टे से जज नहीं करता, अब वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डाल के, एमसीक्यूज डाल के, एक नंबर के क्वेश्चन डाल के आपको ऐसी चीजों से आपके अंदरूनी जानवर बोल लीजिए, अंदरूनी जो अंदर में जो बच्चा बैठा है उसको जज करते हैं, आपके बाहर वाले बच्चे को नहीं जज करते, ठीक है जी। चलिए कहां थे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसमें क्या है, इसमें सरकार जानबूझ के या इसमें सरकार क्या करेगी, या जानबूझ के प्राइस बढ़ा देगी या प्राइस घटा देगी, ठीक है जी। डिवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन में। चलिए जी, इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट बाय रेजिंग एक्सचेंज रेट, द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई प्लेस नो रोल, ठीक है जी। कहने का भाव क्या है, इसमें प्राइस का कम क्यों होना, सरकार की इंटरवेंशन से कम होना, ठीक है। मार्केट डिमांड या मार्केट सप्लाई का इससे कोई लेना देना नहीं होगा, सिंपली सरकार अपनी इंटरवेंशन करके रेट कम कर देगी। इसके बाद बढ़ेंगे मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब क्या है, मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब इससे रिलेटेड है। इट इज अ टूल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल बैंक टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी विद इन द डिजायर्ड लिमिट, ठीक है। डिजायर्ड लिमिट से यानी 5-10% के सर्किट में रहने के लिए उनको जो फॉरेन एक्सचेंज पे आरबीआई का किया गया कंट्रोल है उसे बोलते हैं हम आरबीआई या सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई या फॉरेक्स मार्केट का दोनों का रिलेटिव कंट्रोल जो है उसको बोलेंगे मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है जी। दोबारा पढ़ेंगे, इट इज अ टूल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल बैंक टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी विद इन द डिजायर्ड लिमिट। डिजायर्ड लिमिट्स में रह के मूवमेंट करो। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल आपने पढ़ लिया, फिक्स्ड क्या होता है, फिक्स्ड बेटा पुराने जमाने में या पहले जमाने में चलता था। वहां पे क्या था, वहां पे गोल्ड को एक बेस मान लिया जाता था, गोल्ड को बेस मान लिया जाता था और बोला जाता था कि आपकी सपोज कीजिए ये जो गोल्ड है, ठीक है जी, इसमें इसकी इंडिया में वैल्यू कितनी है, सर इसकी इंडिया में वैल्यू है 120 रुपए, ठीक है जी। इस गोल्ड की कनाडा में कितनी वैल्यू है, सर कनाडा में इसकी वैल्यू है जी $60 बोल दीजिए, ठीक है जी। मतलब दोबारा से लिखेंगे मैं क्या बोल रहा था, इंडिया में सपोज कीजिए इस गोल्ड की वैल्यू है 120 रुपए और कनाडा में है इसकी वैल्यू $60। क्या मैं बोल दूंगा $1 की 1:2 रेशियो है, इसकी 1:2 रेशियो बनी है ना, बस ऐसे रख देते थे। डॉलर और रुपये की रेशियो थी जो 1:2, मतलब $1 2 रुपए के बराबर। पहले ऐसे चीजें चलती थी जब डेली बेस पे फ्लक्चुएट नहीं कर पाती थी मार्केट। आज से 40-50 साल पहले सोचिए कहां डिमांड लिखने बैठते। आज तो डाटा एंट्री कर दी जाती है, डिमांड कम हो जाती है या बढ़ जाती है। 40-50 साल बेटा कहां लिखने बैठते, इतने बड़े रजिस्टर भरते हो फिर कैलकुलेट करते। इसलिए तभी जो है पहले था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, ठीक है जी। अच्छा चलिए जी, सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, इट इज अ मार्केट विच डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। यानी अलग अलग देशों की करेंसी में जो डील करता है। जैसे हमारे लोकल जो है, हमारे शहर में, हमारे गांव में भी एक बंदा होता है जिसके पास दुनिया जहान की करेंसी होती है। आप अपने 2-2 हजार रुपए के नोट लीजिए और उससे जो है किसी भी कंट्री की करेंसी ले लीजिए, है ना।
तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है जी। वो एक बंदा नहीं है, वो पूरी की पूरी मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है जी। यानी आज के बाद जब भी आप उसके पास जाना, आपने ऐसे नहीं अंकल जी नहीं बोलना, उसको बोलना है मार्केट अंकल, ठीक है जी। वो मार्केट है पूरी की पूरी, वो एक सिंगल अंकल नहीं है। चलिए जी, सो इट इज अ मार्केट विच डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ नेशनल करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसके फंक्शंस क्या है? फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन, ठीक है जी। क्या फंक्शन है इनके? पहले आ गया जी ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या है? कहते हैं इट इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर अक्रॉस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि परचेजिंग पावर वो अंकल ट्रांसफर करेंगे। सर अभी तो आपने बोला अंकल नहीं बोलना, बेटा मैं बोल सकता हूं, आपने नहीं बोलना। सो सपोज कीजिए इंडिया में कोई बंदा है जिसके पास 2-2 हजार रुपए के इतने नोट है। कितने नोट है बेटा? इतने नोट है, टैची भर के नोट है। चलो वो टैची लेके कनाडा चले गया, क्या उसको कनाडा में कोई वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसके 2,000 रुपए की नोट की वैल्यू नहीं है। यानी जो इंडिया का राजा है जिसके पास इतने नोट हैं, 2-2 हजार रुपए की इतनी करेंसी है, उसको बाहर कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से अपने नोट जो है बदलवा के नहीं जाएगा, है ना। जब तक वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अंकल को अपने 2-2 हजार रुपए के नोट लेके उनसे डॉलर लेके नहीं कनाडा जाएगा, उसको वहां पे कोई राजा नहीं समझेगा। सो इट इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, यानी उसकी परचेजिंग पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट द्वारा एक देश से दूसरे देश में। क्रेडिट फंक्शन इट इंप्लाइज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। इसका बेटा मैंने आपको बीओपी चैप्टर में करवाया था। बीओपी चैप्टर में क्या करवाया था? जब मैंने बोला था कि बाइक जब मैं बनवाने के लिए बाहर से ऑर्डर दे दिया तो उसने ना मेरी बाइक बनाई बिना एडवांस के, और मैं उसको पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि चाइना के बंदे से मैं बाइक एकदम बिना पेमेंट करवाए कैसे कर दूं, ठीक है जी। सो उस सारे प्रोसेस को इंटरमीडिएट कौन करता है? उस सारे प्रोसेस को फॉरेक्स मार्केट इंटरमीडिएट करता है। यानी आप बीओपी की वीडियो में जाइए, उसमें जो पॉइंट है करंट अकाउंट का कोई पॉइंट है, उसमें मैंने ये चीज आपको डिस्कस करवाई है। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट पॉइंट है, ठीक है जी। यानी क्रेडिट फंक्शन इट इंप्लाइज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी। ओके, हेजिंग फंक्शन क्या हो गया? इट इंप्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरियस वेरिएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज। मतलब क्या है? मतलब सपोज कीजिए आज $1 60 रुपए का है, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मेरे को भाई $50 की या $5,000 रुपए की मशीन जो है, $5,000 रुपए की मशीन 3 महीने बाद भेज देना। मैं तेरे को $5,000 दूंगा 3 महीने बाद, जो तू मेरे को मशीन भेजेगी। अच्छा, अगर 60 रुपए के हिसाब से चलते हैं तो ये बन गया जी हमारा 3 लाख। अरे 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 हाँ जी, 5 6 30 और 30 1 2 3 4, ठीक है जी। सो ये बन गया 3 लाख रुपया। अच्छा, बट 4 या 5 महीने बाद जब मैंने उसको पेमेंट करनी थी तो क्या हुआ? तो रेट था 65 का। अब बेटा मेरी जेब से कितना जाएगा? मेरी जेब से जाएगा कुछ भी जाएगा, बस इससे ज्यादा जाएगा। कितना जाएगा? ये जाएगा बेटा 5,000 × 65, 3,25,000। ये तो काम खराब हो गया है ना। यानी मैंने तो सोचा था कि मैं 3 लाख रुपए देके ये मशीन ले लूंगा, पर एक्चुअल में जो अमाउंट हुआ 3,25,000। सो इससे क्या होगा? इससे मेरे को लॉस होगा, है ना, और उसको बिना मतलब का प्रॉफिट होगा। सो कभी भी हमारे बंदे ट्रांजैक्शन नहीं एंटर करेंगे। सो इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक हेजिंग नाम का कंसेप्ट होता है। उसमें क्या होता है? उसमें आप बैंक के पास जाइए। अब बैंक के आगे बैठिए, बैंक को बोलिए बैंक जी मैंने ना 4 महीने बाद या 5 महीने बाद पेमेंट करनी है डॉलर की, तो आप मेरे को 60 रुपए में या 61 रुपए में डॉलर दे देना, जितना भी आपका रेट है मेरे को कोट कर दो। तो बैंक क्या करेगा? बैंक जो अगर आज 60 रुपए का रेट है ना, उसमें अपना थोड़ा सा मार्जिन चार्ज करेगा और कहेगा भी एक जो भी उसकी क्राइटेरिया, जो भी उसकी लिमिट है, उसके बाद वो कहेगा कि अगर आज 60 रुपए का है तो ऐसे करना बेटा, 4 महीने बाद या 3 महीने बाद आके मेरे से 61 रुपए में दे जाना। सो आप क्या है? आप एश्योर्ड हो गए कि बाजार में चाहे 65 का हो, चाहे 59 का हो, चाहे 58, 55, 65, 60, 70 जितने का मर्जी हो, मेरे को 61 का मिल जाएगा।
ये होगा जी हेजिंग फंक्शन। ये कौन करता है? ये बैंक करता है, ठीक है जी। बैंक कह लो, फॉरेक्स मार्केट कह लो, फॉरेक्स बैंक्स कह लो, कुछ भी नाम दे दो, मतलब हमें कंसेप्ट से है, ठीक है जी। चलिए, सो तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन है जी हेजिंग फंक्शन। इट इंप्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज। यानी आज आपको मार्केट में जाके फ्यूचर बाय कर लेना है, फ्यूचर फॉरेक्स आपको कितने में मिलेगा वो आपको चीज डिसाइड कर लेनी है और बाय कर लेनी है बैंक के साथ एंटर करके, ठीक है जी। अच्छा, आगे टॉपिक आ गया जी हमारा ऑपरेशन ऑफ फॉरेक्स मार्केट। ऑपरेशन मतलब सर चाकू कैंची चमचे से पेट काट के पेट में से कोई चीज निकाल के उस पेट में डाल के फिर पेट से नहीं बेटा, ऑपरेशन मतलब कैसे चलती हैं चीजें, फॉरेक्स मार्केट कैसे चलती है। ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इट ऑपरेट्स इन एनी ऑफ द टू फॉलोइंग मैनर्स, स्पॉट मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है? इट हैंडल्स ओनली करंट और स्पॉट ट्रांजैक्शन, पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन, डेली प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या, सपोज कीजिए आज आपने कोई बाहर से कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है, ठीक है जी। आपने क्या किया, आपने आज की डेट में एंटर किया कंट्रैक्ट, उसको आज की डेट में ही पेमेंट करके आज की डेट में ही जो है परचेज कर दिया। सो इसमें कोई हेजिंग की जरूरत है या इसमें कोई लॉक इन करने की जरूरत है, कोई रिस्क है नहीं ना, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरेक्स मार्केट का वो जो डिपार्टमेंट है उसको हम बोलेंगे स्पॉट एक्सचेंज फॉरेक्स मार्केट। तो कहने का भाव भी जो डेली बेस की ट्रांजैक्शन पे डील करता है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट स्पॉट मार्केट बोलते हैं, स्पॉट मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इट हैंडल्स ओनली स्पॉट और करंट ट्रांजैक्शन, डेली ट्रांजैक्शन को देखता है और ये स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज इसे बोलते हैं। अच्छा जी, आगे आ गया जी फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट अभी जो मैंने हेजिंग का बताया, यानी आज ट्रांजैक्शन एंटर करनी है तो ट्रांजैक्शन साइन आज किया और जो डाटा है जो मेरे को जो पेमेंट है वो 5 महीने बाद करनी है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा जी? उसे बोलूंगा जी फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है जी। हैंडल सच ट्रांजैक्शन व्हिच आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, दे आर एंटर्ड इनटू सेम डे बट पेमेंट इज मेड ऑन फ्यूचर डेट। यानी आज ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, भी $500 मेरे को चाहिए इतने दिन बाद, बट पेमेंट मैं $500 की बाद में ही करूंगा, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन ओनली फ्यूचर, नो डेली ट्रांजैक्शन, है ना, आज के दिन में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। प्रिवेलिंग रेट, फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी। अच्छा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देख लीजिए, स्पॉट फॉरवर्ड में करंट ट्रांजैक्शन, फ्यूचर डिलीवरी, इसमें हेजिंग नहीं होता। हेजिंग मतलब लॉक इन करना। आज बेटा आज ही कोई ट्रांजैक्शन, आज ही पेमेंट कर रहे हो, क्या लॉक इन करोगे? अपना भी दिमाग खराब, उसका भी दिमाग खराब। अलाउ हेजिंग, इसमें हेजिंग अलाउ होगी। अच्छा, इसमें जो रेट चल रहा है इसको बोलेंगे स्पॉट एक्सचेंज रेट, और इसमें जो रेट चल रहा है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है जी। चलिए, सो सेकंड पार्ट में जो है हमने रिमेनिंग टॉपिक खत्म किए और चैप्टर खत्म किया। अब एक बड़ी जरूरी बात क्या है जी? जरूरी बात क्या है? देखो, 2 वीडियोस अच्छे से देखनी है। इसके बाद सैंपल पेपर इसका जो चैप्टर का है, कोशिश मेरी होगी कि इसी वीडियो के साथ कंबाइन करके आपको डिस्कस करवा दिया जाए। अगर नहीं तो अलग से मैं एक 2, 4, 5 मिनट की वीडियो ला लूंगा जिसमें इस चैप्टर की जो कवरेज है सैंपल पेपर में, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया है, इस चैप्टर की जो कवरेज उसमें है वो मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है जी। कोशिश होगी इसके साथ ही पंच करने की, और अगर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं। अच्छा, पढ़ना अच्छे से है, पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं छोड़नी, डाउट है डाउट पूछिए, सब कुछ अच्छे से चलिए। 3, 4, 5 नंबर का ये भी चैप्टर जो है आपका डिसाइडेड है, ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा नोट्स वगैरह का बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप करनी है डिटेल्स, ठीक है जी। इस नंबर से आपको जो है नोट्स आपके पास आपके व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, ठीक है जी। चलो, धन्यवाद। बेटा, इस दुनिया में सबसे बड़ा है रोग की क्या कहेंगे लोग, लोगों का क्या काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों ने मनमोहन सिंह, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों को, इन लेजेंड्स को नहीं छोड़ा, तो वो आपको क्या छोड़ेंगे? आप कोई भी काम स्टार्ट करने लगते हो वो इंटरप्ट करेंगे। बेटा, जब मैं सीए स्टार्ट करने लगा था तो मैं एक बार पापा की शॉप पे बैठा था और वहां पे एक अंकल जी मेरे को आए और बोलते, कहते तू सीए क्यों कर रहा है? सीए तो 15-15 हजार पे हमारे वहां ऑफिस में रहते हैं, हमारे ऑफिस में, उसने बोला था पंजाबी में, रुलते फिरते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरे को पता है भी सीए की क्या वैल्यू है या उस अंकल की क्या वैल्यू थी मेरी जिंदगी में, ठीक है जी। वही बात मैं आपको बोलूंगा कि अगर लोगों ने इन लेजेंड्स को नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी जी, इन लेजेंड्स को नहीं छोड़ा, तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। जो करना है बेटा करना ही है, लोगों को साइड पे रखिए, लोगों का काम है कहना, लोगों को बोलने दीजिए। चलिए, धन्यवाद।